करते हैं। हम पढ़ रहे थे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। वो कहता है भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में हमने इन्वेंट्री पढ़ लिया, उसके बाद हमने नॉन करंट एसेट सिस्टम पढ़ लिया और इसके क्वेश्चन चलें छोड़ दें, आ जाए मैथड टाइम हुआ तो उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। अब जब आप जाते हैं, लेकिन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है और इंटरनल कंट्रोल, अगर रिस्क असेस के दौरान अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल करते, ये एक हमें पता है। और अगर हमें लगे कि कंट्रोल बेहतर है, ठीक है, तो हम उससे क्या करते हैं, हम उन पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। चले ये हो गया। कैसे आपको पता चलता है कि जो कंट्रोल हैं वो वीक हैं या स्ट्रांग हैं? आप उनको डॉक्यूमेंट करते हो, आप उनसे पूछते जाते हो, लिखते जाते हो, पूछते जाते हो, लिखते जाते हो। 3 तरीके हैं, पूछते जाएं, लिखते जाएं, नंबर 1। नंबर 2 तरीका है उनको क्वेश्चनियर दे दे, यस और नो, जैसे फीडबैक लेते हैं। क्या जो है आप सेल करने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक करते हैं, यस और नो? अब जो नो वाली होंगी वो वीकनेस होंगी और यस वाली होंगी क्या होंगी, वो स्ट्रेंथ होंगी। इससे भी पता चल सकता है। 2 तरीके, नंबर 1 उनसे पूछते जाएं, लिखते जाएं। नंबर 2 उनको क्या दे दें, क्वेश्चनियर दे दें। नंबर 3 डायग्राम बना लें, पूरे सिस्टम को समझें और फ्लो चार्ट बना लें, जिसको माइंड मैप कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे सेल सिस्टम, आगे ऐसे एक एरो होगा सिंबल्स, ठीक है, उसके साथ फ्लो जो है उसके साथ लिखा होगा इफ क्रेडिट लिमिट एक्सीड, तो ठीक है नो सेल, और इफ क्रेडिट लिमिट जो है डज नॉट एक्सीड तो सेल। अब जब सेल हो गए तो उसका सेल ऑर्डर अब एरो का निशान होगा, कौन से वाला आगा, आगे डिस्पैच डिपार्टमेंट, उसमें कौन सी एक्टिविटीज हैं लिख लेंगे, क्या उससे पहले चेक किया जाता है, एरोस आगे। इस तरह से टी डायग्राम बना के कर दिया जाएगा। तो 3 तरह के सिस्टम हैं डॉक्यूमेंट करने के लिए, किसको, इंटरनल कंट्रोल को। नंबर 1 क्या कह रहे हैं, लिखना, लिखते जाएं सारे 3 4 5 10 पेजेस भर ले। दूसरा कौन से वाला है, क्वेश्चनियर। तीसरा फ्लो चार्ट, जिनको वो क्या कह रहे हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम नहीं होते, शायद आपने उसमें पढ़ा है, फ्लो चार्ट डायग्राम क्लियर हो गया, जिसमें लिखा होता है, एरोस लगी होती है। चले पढ़ते हैं तीनों को। नंबर 1 नरेटिव नोट्स रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, जो भी उनका सिस्टम है, एंड रिलेटेड कंट्रोल एक्टिविटीज, कौन सा सिस्टम है और उसमें कंट्रोल एक्टिविटीज कौन सा है, ठीक है। दे डॉक्यूमेंट कंट्रोल यूज टू प्रोसेस द ट्रांजैक्शन, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, इन सब को हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। दूसरा क्वेश्चनियर कंटेन अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, बना लिए, क्वेश्चनियर बना लिया। दैट डॉक्यूमेंट एंड इवेल्युएट द कंट्रोल इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, किसी भी जगह पे सेल परचेज में, ओके। ऑडिटर कॉमनली यूज 2 टाइप्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। 2 तरह के क्वेश्चनियर होते हैं। आगे चलते हैं। सिस्टम फ्लो चार्ट प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड, डायग्राम लिखा हुआ है, आपको पता चलता जा रहा है। इससे बात ये होगी, क्या एक डायग्राम बना हुआ हो तो आपको पता चल सकता है कि जनाब सेल ऑर्डर के बाद डिस्पैच होते हैं और डिस्पैच के दौरान बाद इनवाइस, और इनवाइस के बाद एरो के निशान लगे होंगे, फिर साथ में थोड़ा सा, हाँ जी, ये हमें पता चल गया। अब आगे चलते हैं। एडवांटेजेस, जो लिखने वाला है वो सिंपल है, कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। कोई आपको एक होता था MS वाइजो, शायद इस तरह का था, उस पर हम डायग्राम बनाते थे। अगर प्रेजेंटेशन बनानी हो तो कहाँ पे बनाते हैं, पावर पॉइंट पे। इसी तरह से अगर लिखना हो तो वर्ड, एक्सेल नहीं, अगर न्यूमेरिकली उसको तो फिर एक्सेल। क्लियर हो गया। तो ये बताइए किस पे होगा, वर्ड पे, ठीक है। और ये एक्सेल पे लिख सकते हैं, यस नो होता है, ठीक है। और ये कौन से वाला होगा, ये पावर पॉइंट या MS वाइजो नाम की एक चीज होती थी, उनसे बनाते थे। अच्छा, ये नोटबुक पे लिखते हैं। इजिली अंडरस्टैंडेबल स्पेशली फॉर जूनियर टीम मेंबर हु फाइंड्स अदर मेथड टू कॉम्प्लेक्स। एडवांटेज, 2 एडवांटेज, एक सिंपल है और दूसरा कौन से वाला, लिखा हुआ है, पढ़ लो। चले अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा इसका डिसएडवांटेज अगर पढ़े तो सर दे आर लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा ही है,
जब तक पूरे 6 पेजेस पढ़ेंगे नहीं, जैसे आपको बताऊं एक चैप्टर की समरी बनी होती है, माइंड मैप जिसको कहते हैं, और एक पूरा चैप्टर होता है, बताएं कौन से वाला जल्दी हो जाता है? तो समरी, माइंड मैप 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। और जो लेंथी है कौन से वाला, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? लेंथी है, टाइम। इट मे आल्सो बी टाइम कंज्यूमिंग टू अपडेट व्हेन सिस्टम कंट्रोल चेंज। इसको छोड़ दें अभी तक। मिसिंग कंट्रोल्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। जैसे जो लिखे हुए हूं वो तो ठीक है, जो ना लिखा वो जहन से स्किप हो जाता है। जैसे अभी एक आपका क्लास फेलो गुजरेगा, आप उसको पहचान जाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूं याद करो कौन कौन से क्लास फेलो आए बैठे कौन से नहीं आए बैठे, सामने आ जाए तो पता चल जाता है, लेकिन जो मिसिंग होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ, क्लियर हो गया? आपको पुराना क्लास फेलो है, आपको मिले फौरन पहचान जाएंगे, लेकिन अगर कहता हूं मैं याद करें एक फलां नाम का बंदा, याद ही नहीं आएगा, शक्ल ही नहीं याद आएगी, लेकिन सामने आएगा। तो इसमें अगर कोई मिसिंग होता है तो उसको डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। जैसे मैं आपको कहता हूं आई कैप अक्सर कहता है क्वेश्चन देता है, और क्वेश्चन देने के बाद कोई एक मिसिंग कर देता। मैंने कहा ना, उन्होंने कहा उसने चेकिंग नहीं की थी। हमने कहा भाई आपने लिखा था, उसने कहा नहीं लिखा, इसी वजह से तो मिसिंग है। था ना ऐसा कुछ, तो हम उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब ये बताएं, वीकनेस जो लिखी हूं जिसपे नॉट लिखा हो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो मिसिंग होती है उसको कहने में इसने फलां कुछ नहीं किया, वो मसला हो जाता है। तो इसमें कंट्रोल में ये मसला होता है, जो ना लिखा हुआ वो स्किप हो जाता है। आप जरा इधर आते हैं, इसके एडवांटेजेस पहले कर लें। क्विक टू प्रिपेयर, ये कौन से वाला है? ये कौन से वाला है? क्वेश्चनियर है, बना हुआ है, कॉपी पेस्ट करें बना ले। फिर कौन से वाला? दे आर एम्फसाइज्ड ऑन कंट्रोल, हेंस मिसिंग कंट्रोल आर डेफिशिएंसी आर इजीली। जिसपे नो लिखा होगा वो क्या होगा? इसमें जो कंट्रोल नहीं होगा वो नहीं लिखा होगा ना, तो वो तो नहीं मिलेगा। और इसमें वहां पे क्या लिखा होगा? नो लिखा होगा, आसानी से पहचान लेते। ओके, डिसएडवांटेज, इट कैन इजी फॉर द क्लाइंट टू ओवरस्टेट। नहीं भी क्या होगा, यस यस कहता जाएगा, ऐसा है ना। जैसे हम टेस्ट डिस्कस नहीं करते, 74% ने उसको भी यस किया होता है फीडबैक में, मैं तो नहीं कभी डिस्कस किया, ऐसा है ना। 74% अक्सर आ रहा होता है कि क्लास में एंड पे होता है कहीं पे कि क्लास में टेस्ट डिस्कस होता है, बट जो है यस 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 किए जाते हैं। लेकिन तो ये आपका हाल है। चले आ जाए स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ कौन से वाला क्वेश्चन में मिस आउट अनयूजुअल कंट्रोल ऑफ द क्लाइंट। इसमें क्या कहता है? आपने एमसीबी का ऑडिट किया, ठीक है, आपने कंट्रोल बना लिया, आप यूबीएल पे गए, ठीक है। एमसीबी वाले लीज नहीं करते थे, यूबीएल वाले लीज करते हैं। आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, बताएं लीज के कंट्रोल आएंगे उसमें? नहीं। तो यूजुअली क्या होता है, क्वेश्चन में कमी बेशी की वजह से कुछ अहम जो है, जो अनयूजुअल कंट्रोल, जैसे आप एक क्लाइंट पे गए, आपने सेल के सारे लगा लिए, ये बताएं उस क्लाइंट के उस दफा कौन से वाले हुए हैं? नॉन करंट एसेट सेल हुए, ठीक है। तो आपके पास तो एक बने पड़े हैं क्वेश्चनर, आपने उनको दे दिया, अनयूजुअल कंट्रोल क्या होंगे? वो मिस हो गए। चलें फिर इधर। अब ये कौन से वाला है? डायग्राम टाइप है, इंटायर सिस्टम वन डायग्राम में। जो इसमें था ना प्रॉब्लम के लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसका ये क्या है? जल्दी हो जाता है। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द सिस्टम इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल सीक्वेंस। पहले क्या आएगा? जो है सेल ऑर्डर, फिर क्या आएगा? तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि किसके बाद कौन से वाली है, जबकि इधर पढ़ने के से आपका वो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनेगा। डिसएडवांटेजेस, एक्सपर्टीज चाहिए, ऐसा ही है या नहीं? ठीक है, इसको बनाना आसान है, तो बड़ा औखा हो जाता है मैनेज करना। और फिर सबसे पहले इट कैन बी कम्प्लेक्स फॉर जूनियर टीम टू, जो है कौन से वाला? जूनियर टीम मेंबर, जिसको पता नहीं, जिसको सीक्वेंस का नहीं पता, जिसको पहले सेल ऑर्डर का नहीं पता, तो उससे वो कह देगा ये पता नहीं क्या एरोज लगे हैं। और सबसे बड़ा इसका मसला होता है डिफिकल्ट टू अमेंड होता है। आपने देखा होगा शायद एक दफ़ा एक जो है अगर आप पिक्चर इंसर्ट करें वर्ड में, तो बाकी सारा जो है वो, या एक चीज़ डिलीट करें तो सारे का सारा डाटा गड़बड़ हो जाता है। इसमें भी ऐसे एक दफ़ा बन गया, उसके बाद चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे उनकी लिमिट चेंज हुई, आप उसकी लिमिट को 2,50,000 से जो है 5 लाख पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपका क्या है, वो एक चीज़ को फिगर छोड़ते हैं, सारे का सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं, कहीं का डाटा कहीं की फिगर, तो इसको डिफिकल्ट टू अमेंड होता है। और आखिर लेस सूटेबल फॉर स्पेशलाइज्ड और यूनिक एरिया ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ यूनिक एरिया है तो उसके लिए बने बनाए कंट्रोल्स नहीं आएंगे, बल्कि उनको आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। कुल मिला के बात करते हैं, 3 तरह के सिस्टम होते हैं। जब भी आप जाते हैं
कंट्रोल लिखते हैं, उसके बाद वीकनेस डिफाइन करते हैं। जब आपने कंट्रोल लिखना है, उनको डॉक्यूमेंट करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये लिखते क्यों है, लिखते क्यों है, क्यों लिखना है इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से, ताकि लोगों को पता चले कि हमने अंडरस्टैंड किया है उस सिस्टम को, एक एक चीज को समझा है। कल को जो वीकनेस देंगे तो किस में से देंगे, क्या आपको सारी चीजें याद रहेंगी? नहीं, हर चीज को लिखते हैं, तो लिखते हैं। अच्छा, तो फिर क्या करें? 3 तरह के तरीके हैं। नंबर 1 क्या करें, सारे का सारा लिख लें। नंबर 2 उनको क्वेश्चन दे और उनसे यस आर नो करवा लें। और तीसरा कौन से वाला? फ्लो चार्ट है, डायग्राम बना लें, उनमें सिंबल बना लें, उनमें फ्लो चार्ट बना लें, ठीक है। अब कुछ के एडवांटेजेस भी हैं और कुछ के क्या हैं, जैसे ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, आपके लिहाज से कौन से वाला बेहतर है, ठीक है, सिंपल वाला या कॉम्प्लेक्स वाला? मुझे लगता है दरमियान वाला ज्यादातर क्वेश्चनर ही यूज होता है, ठीक है। जब क्वेश्चनर की बात करते हैं तो 2 तरह के क्वेश्चनर हैं, मैंने बताया था। एक है भाई, क्या आप सेल करने से पहले लिमिट देखते हैं? ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा, ये बताएं लिमिट से ज्यादा ना चला जाए किसी को, उसके लिए क्या करते हैं? दोनों में फर्क समझे। पहला, आपने उसको पूरी एक्टिविटी बता दी और यस और नो। दूसरे में आपने ऑब्जेक्टिव बताया उसको और वो आपको एक्टिविटी बताएगा। पता नहीं अजीब बातें कर रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? लिमिट से ज्यादा किसी को सेल ना हो। तो उसे कहो इस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करते हो, तो एक्टिविटी कौन बताएगा? ये क्लाइंट बताएगा। कौन से वाला बेहतर है, कौन से वाला बेहतर है? एक यस या नो, या ये उससे पूछना और क्लाइंट पूरी बात बताए? चले, अब जरा देखिएगा। एक है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, एक है इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चनियर। ये कौन से वाला अब है? पहले वाला कौन से वाला है? यस और नो। और दूसरे वाले में वो बताए, इवैल्यूएट करे कौन से वाला बेहतर है, दूसरे वाले में। चले आगे चलते। पहला ICQ, internal control, is the list of questions designed to establish whether specific control exists. Questions are designed in such a way that yes indicate good control and no indicates कौन से वाला? weak control. जल्दी से एग्जांपल पढ़े। यस नो किए जा रहे। क्या कोई लिमिट है? कोई लिमिट चेक होती है? परचेज इनवॉइस, जो गुड डिस्पैच नोट, फलां हो जाएगा बेटा। ये पहला सिस्टम है। पांचों पढ़े जल्दी से, पांचों पढ़े। चले बेटा, अब कौन से वाला है? इवैल्यूएशन। उससे ऑब्जेक्टिव बताएं और पूछे इसके लिए क्या करते हैं। उसमें एक्टिविटी बता के पूछ लें ये करते हैं या नहीं करते, वो यस और नो। और इसमें क्या बताएं उसको? ऑब्जेक्टिव बताएं, ठीक है। सर कैसे इंश्योर करते हैं कि जितने सेल ऑर्डर बने हैं वो सारे के सारे आगे जाएं? वो कहते हैं मैं सीक्वेंसर नंबर लगाता हूं। क्लियर हो गया? मैं शाम को देख के जाता हूं कि जितने मेरे पास बने हैं वो सारे आगे भेजे हैं या नहीं, एक अथॉरिटी वाला चेक। कैसे इंश्योर करते हैं कि जो सेल ऑर्डर आया था उतनी ही गुड डिस्पैच हुई? वो कहता है एक तो सर सेल ऑर्डर हमारे पास आता है, परचेज ऑर्डर उसी नंबर का बनाते, सॉरी गुड डिस्पैच नोट उसी का बनाते हैं, पहली बात। दूसरा, जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो हम कहां से देखते हैं? सेल ऑर्डर से। और डिस्पैच करने से पहले एक दफा एक हायर अथॉरिटी उसको चेक करते हैं और क्या करते हैं? साइन करते हैं, टेप लगाने से पहले, पैक करने से पहले। यस, ये एक्टिविटीज वो बताएगा। ले जी, ICEQ is the list of small number of key control questions designed to establish which control exists to prevent or detect specific error or omission. जब वो बताएगा तो हमारे जहन में आ गया, अच्छा फलां काम कर रहे हैं, फलां नहीं कर रहे। A list of control objective underline जो है is compiled and client is asked which control they have placed to act. जरा देखते हैं, how do you ensure that goods are sold only to customer who are able to pay? हमने उनकी लिस्ट रखी हुई है, कोई नया बंदा आए तो हम उसकी बकायदा इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, उसकी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, उसकी क्रेडिट रेटिंग देखते हैं वगैरह। आगे,
हाउ डू यू इंश्योर दैट पेएबल इज रिकॉर्डेड ओनली फॉर गुड्स एक्चुअली रिसीव, जो चीजें आई सिर्फ उनका पेएबल, तो उन्हें कहे भाई जनाब जो चीजें रिसीव है उनका गुड रिसीव नोट बनता है, फिर जो गुड रिसीव नोट बनता है आगे जो रिसीविंग वाले और है रिकॉर्डिंग वाले और है, उसके बाद ही फिर जो है पेमेंट आएगी। चले आगे चलते हैं। आईसीक्यू अप्रोच प्रोड्यूसर शॉर्टर डॉक्यूमेंट, छोटा डॉक्यूमेंट होता है किसके लिए, किसके लिए छोटा डॉक्यूमेंट होता है किसके लिए, क्लाइंट के लिए, उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो जो जवाब देता है वो फिर ज्यादा हो सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने उससे पूछा भाईजान आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जिसको पेमेंट करनी है सिर्फ उसी को पेमेंट हो, जो चीजें आई उन्हीं की पेमेंट हो, चीजें 4 ही पेमेंट 5 की ना हो। अब वो लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देगा, जो उसके क्लाइंट जो उसके कंट्रोल होंगे, उसको प्रिसाइज बात करना नहीं आती, आपको आती है। कैसे? अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं उधर से मार्क्स देखते हैं, ऐसा है या नहीं? पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं उधर से मार्क्स देखते हैं, मार्क्स के मुताबिक फिर आंसर देते हैं। और बाद में छोटी छोटी मछलियां, ये ऑडिटर की आदत होती है। तो क्वेश्चन यार क्लाइंट के लिए छोटा क्वेश्चन होगा लेकिन हमारे लिए आंसर ज्यादा होंगे, हम फिर इररेलेवेंट हो सकता है, इररेलेवेंट एक्टिविटीज बता जाए। सर जी जो है पेमेंट हम जो है ना जो है क्रॉस चेक के थ्रू करते हैं। आप कहेंगे यार ये तो ठीक है, ये तो पेमेंट से रिलेटेड है ना, मैं इसे अच्छा सर जी जब 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 ऑर्डर देते हैं ना, ऑर्डर देते हैं उससे पहले हम जो प्री क्वालिफाइड, आप कहें यार मैं ऑर्डर की बात ही नहीं कर रहा, जहन में सोच रहे होंगे मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जब चीजें रिसीव हो गई, जितनी रिसीव हुई उतनी पेमेंट होनी चाहिए, इसको कैसे इंश्योर करते हैं, मैं ये वाली बात कर रहा हूं। वो अगले कंट्रोल भी बता सकता है पिछला। तो क्लाइंट के लिए ये क्या होता है, मुख्तसर सवाल होता है, लेकिन हमारे लिए जवाब क्या होता है, प्रेसाइज या लेस प्रेसाइज, लेस प्रेसाइज, यही कहीं पे लिखा होगा। IQ approach produces shorter document, easier to apply ICQ. However, ICQ approach has disadvantage that questions are open-ended and may need more knowledge and experience as the part of auditor to evaluate the answer. हमें वो लंबी लंबी बातें किए जाता है, उसमें से हम वो वाली बात हमने क्या करनी होती है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। जब हम उससे पूछते हैं आप ये काम कर, आप इस काम को कैसे कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, यस नो, वो तो कोई मसला नहीं, इस काम को कैसे कर ले, तो वो कंट्रोल भी बताई जाता है जो कि उस काम के लिए रेलिवेंट नहीं होते। उसको कंट्रोल का तो पता है, बस वो बताई जाता है, बताई जा रहा है, ठीक है। वो फिर क्या कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स चूजिंग ICQ डिपेंड ऑन ऑडिटर्स और ऑडिट फर्म्स प्रेफरेंस, बोथ रिकॉर्ड एंड इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली। लेकिन अगर आप ICEQ करते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज है कि आप शार्टर डॉक्यूमेंट देंगे और उसका जो जवाब आएगा वो बेतहाशा होगा और आपने उसमें से काम की बात निकालनी है कि इससे रेलिवेंट ये कंट्रोल है, बाकी कंट्रोल किसी और चीज के लिए। आगे चलते हैं, ले जी। अच्छा ये बताएं कि अब ICQ या ICEQ आपने यूज कर लिया, पिछले साल भी ऑडिट किया होगा, पिछले दफा वाले सारे कंट्रोल खत्म करके दोबारा आप नए हैं, वही होंगे ऑलमोस्ट, हो सकता है थोड़ी बहुत कोई लिमिट चेंज हुई हो सकता है हमने कहा सर जी हमने, अच्छा उनको ना कोई लेटर लूटर देते हैं कंट्रोल वीकनेस का ना, लेटर ऑफ वीकनेस वो देते हैं ना, ठीक है। अच्छा जब वो हम देते हैं तो उसमें कुछ रिकमेंड करते हैं, सर फलान जगह पे कैमरा नहीं है, तो हो सकता है इस दफा एक और कंट्रोल आया वहां पे उन्होंने क्या लगा दिया, कैमरा लगा दिया। सर ये लिमिट आपने सेट नहीं की हुई, लिमिट सेट तो की हुई है लेकिन लिमिट कोई चेक नहीं करता, तो उन्होंने एक कंट्रोल और ऐड कर दिया हो, कौन से वाला। तो क्या हम पिछले साल के डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, थोड़ी बहुत उसमें क्या करके चेंज, यही वाला हम पढ़ने लगे। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ प्रीवियस ईयर ICQ, जल्दी बताएं ICQ से क्या मतलब है, इंटरनल क्वेश्चनियर, क्लियर हो गया, ओके। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग न्यू ICQ, हर दफा नया नया करें, ठीक है, इट इज बेटर टू यूज प्रीवियस ईयर IQ आफ्टर द चेकिंग इट्स एक्यूरेसी एंड अपडेटेड अंडरलाइन कर दें, ये जरूरी होता है। उनसे पूछे भाई पिछले दफा मैं जो रिकमेंडेशन दी थी उन रिकमेंडेशन पे आपने अमल किया, जी किया, तो अपडेट कर ले, वो अब चीजें कैमरा भी लग गया और नई चीज भी आ गई जी। स्टेप क्या है, ऑब्टेन द ICQ ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो है कौन से वाला, ऑडिट फाइल आपके पास पड़े होंगे क्वेश्चन, वही ले ले, ठीक है, वो शॉर्ट में हो सकती है वो। चेक द एक्यूरेसी ऑफ,
इंक्वायरिंग द क्लाइंट स्टाफ अबाउट द चेंजेस इन द सिस्टम एंड वेदर द डेफिशिएंसी आइडेंटिफाइड लास्ट ईयर, ठीक है, वो क्या हो गई, हैज बीन करेक्टेड। अगर करेक्टेड हो गई, कैमरा नहीं लगा हुआ था, लगा लिया, ओके। इंस्पेक्टिंग द क्लाइंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, कुछ उनका भी देख ले, उनके पास भी कुछ लिखे हुए हैं, कुछ चीजें चेंज हुई तो वो देख ले। कंडक्टिंग वॉक थ्रू टेस्ट, ये क्या बला है, 2 दफा पहले पढ़ चुके। एक पकड़े सेल ऑर्डर, उसका डिस्पैच, उसका एक दफा पूरे, यानी पूरे सिस्टम से गुजर के जाना, इसको वॉक थ्रू टेस्ट कहते हैं। सारा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वॉक थ्रू, ठीक है। ये फिजिकल भी हो सकता है, ये सिस्टम पे भी, सिस्टम पे आप एक एंट्री करें, देखें उसका सेल ऑर्डर बनता है या नहीं, ठीक है, और सेल ऑर्डर बनता है तो देखते आगे फिर क्या देखें, गुड रिसीट नोट जब डिस्पैच होता है, ये सारा अपने सिस्टम एक दफ़ा देख लें, और फिर अपडेट जो फाइंडिंग्स हैं, जो नई चीज़ें उनके मुताबिक उसको क्या कर लें, अपडेट कर लें। और आखिरी कौन से वाला, एक्सेस कंट्रोल रिस्क यूजिंग, कौन से वाला, असेस करें, क्या करें, अब मजीद उसको दोबारा से क्वेश्चनर दें और देखें कि कोई रिस्क है या नहीं। चलें आगे चलते। अब कौन से वाले, एडिशनल कंसेप्ट, एडिशनल कंसेप्ट आसान है, बिल्कुल आसान है आज वाला, ठीक है भाई। अगर वीकनेस हो इंटरनल कंट्रोल में तो क्या करें, चपेड़े मारे क्लाइंट को, क्या करें क्या करें, ठीक है, ठीक है, लिख लें अपने पास और देख लें कि आपके पता नहीं कोई एक था लेवल ऑफ डेविएशन, पता नहीं कोई इस तरह का नाम यूज करते थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मसला हो तो क्या, रेट ऑफ डेविएशन, ठीक है, वो देखिए एक एक्सपेक्टेड होता है, एक ओरिजिनल होता है, एक जो है हमारा टॉलरेबल होता है ना। उससे अगर बात आगे बढ़ गई है तो ना करें, ना करें उस पर रिलाई, तो फिर क्या करें, उस पर रिलाई ना करें तो ये वाली बात। चले पढ़ते हैं। ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन ही आइडेंटिफाई वीकनेस या डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले तो आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आपका क्या बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, गलतियां आप ज्यादा हो सकती हैं। दूसरा, डिसाइड नॉट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल इफ डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल आर सवेयर। एक्सपेक्टेड रेट जो है वो आपका क्या है, जो आपका पता नहीं क्या कोई खास एक वर्ड यूज करते थे, पता नहीं क्या ना, टॉलरेबल, शाबाश, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से ऊपर चला गया, नहीं भाई छोड़ दे, ठीक है, या एक्चुअल रेट, ओके। कम्युनिकेट द डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल टू द मैनेजमेंट ऑन टाइमली बेसिस। अब जरा सुने, लेटर ऑफ वीकनेस देते हैं या नहीं देते, कब देते हैं, एंड पे। लेकिन अगर कहीं पे चोरी हो रही है तो एंड पे उसको बताएं बेचारे को, तब तक सारा कुछ चोरी हो चुका हो, उस टाइम पे ज़बानी कलामी कर दें और लिखा हुआ कब करें, एंड पे करें। लेकिन जो अभी कोई मसला हो रहा है, जैसे कहीं पे कैमरा नहीं लगा और आपको लगता है चोरी हो रही है, या आपने देखा है कि स्टाफ चोरी कर रहा है, ठीक है, तो फौरी तौर पर उनको बता दें ना, टाइमली बेसिस पे बताएं। और फिर कौन से वाला, इफ डेफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंट कम्युनिकेटेड टू डू द दोज चार्जेस इन राइटिंग। अगर कोई बहुत बड़ा मसला है तो फिर मैनेजमेंट ही उसमें इन्वॉल्व है, तो फिर कहां पे जाएं, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। लें जी वापस चले। अगर आपको इंटरनल कंट्रोल पे कोई मिकना है तो भाई रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट बढ़ गया, फिर कौन से वाला, ठीक है, आपने रिलाई नहीं करना, फिर कौन से वाला, मैनेजमेंट को बताएं। और अगर बहुत ज्यादा गंभीर मामला है तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस को बताएं, आगे बताएं। मैनेजमेंट लेटर एंड इट्स कंटेंट, हाँ जरा पढ़ते हैं। लें जी, अ मैनेजमेंट लेटर इज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय द ऑडिटर, हम लिखते हैं टू कम्युनिकेट द डेफिनेट, इसको लेटर ऑफ वीकनेस भी कहते हैं। जल्दी जल्दी लिख लें आगे इसके, लेटर ऑफ वीकनेस, लेटर ऑफ वीकनेस लिखे लिखे लिखे। ये बताए हमारी जिम्मेदारी है, नहीं नहीं वैसे ही गुजर रहे थे तो पता चल गया चीजों का, तो हम ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। दोज चार्ज विद गवर्नेंस को लिखते हैं, फिर क्या जो है आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ईयर, दिस लेटर इज नॉट ऑडिट ऑब्जेक्ट, ऑडिट ओपिनियन देना, बट एज रिजल्ट ऑफ ऑडिट वर्क। हम काम कर रहे थे तो कुछ चीजें हमें पता चली, ये हमें कोई ना कि हम सारे फ्रॉड पकड़ते हैं, फ्रॉड फ्रूड हम कोई नहीं पकड़ते। हाँ, नजर में एक चीज आ गई तो बता दें, अगली दफा बेहतर हो जाएगी, अगली दफा इस दफा बता देंगे, अगली दफा ऑडिट करने आएंगे तो ये चीजें हो सकता है बेहतर कर ले। अगर जब बेहतर कर ले तो कंट्रोल क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग, हमारा अपना फायदा है ना, हमारे नेक्स्ट टाइम में प्रोसीजर कम परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो इस वजह से भी हमारा अपना फायदा भी होता है। क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ कौन से वाला,
कंट्रोल डेफिशिएंसी, ये डिस्क्रिप्शन। फिर कौन से पोटेंशियल वीकनेस या जो है कॉन्सिक्वेंसेस, क्या मसला हो सकता है। फिर कौन से वाला रिकमेंडेशन, क्या करना चाहिए। आए पढ़ लेते हैं क्या करते हैं। क्रेडिट लिमिट आर जनरली नॉट सेट फॉर द, ये डेफिशिएंसी है। क्या इंपैक्ट हो सकता है, नो क्रेडिट लिमिट लीड टू द बैड डेट। जो एरागारा नथु खैरे को देते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बैड डेट। इसका क्या करें, क्रेडिट लिमिट शुड फॉर एवरी कस्टमर एंड सेल्स स्टाफ शुड रिव्यू द बिफोर अप्रूविंग कौन से वाला, सेल ऑर्डर। बस ये कर लिखना होता है और ऐसे ही लिखते हैं हम। डेफिशिएंसी लिखते हैं, उसका इंपैक्ट लिखते हैं और क्या करना चाहिए वो लिखते हैं, ठीक है, रिकमेंड करते हैं। और ये कहीं क्वेश्चन में भी आ जाता है। कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन छोड़, इंटरनल कंट्रोल इन अ स्मॉल एंटिटी। छोटी एंटिटी है, किसी बेकरी को जरा सोच लें जहन में, ठीक है। ये बताएं उसकी मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस अलग-अलग है। मालिक है वही सर पे बैठा हुआ है, नहीं समझे, वही सर पे बैठा हुआ। अब ये बताएं कि इसकी मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस अलग-अलग नहीं है। अच्छा ये बताएं इसके मालकान और दोज चार्ज विद गवर्नेंस अलग-अलग हैं। अच्छा ये बताएं वो खुद हर चीज अप्रूव करता है या इंटरनल ऑडिट, सॉरी ऑडिट कमेटी होती है, खुद सारा कुछ करता है। छोटी सी जगह है कमेटी तो वो रख ही नहीं सकता भाई। एक छोटी सी कंपनी वाला छोटी सी बेकरी नहीं, बड़ी बेकरी कर ले, इस कमरे से भी बड़ी है। एक मालिक बैठा हुआ है, वो अक्सर यूजुअली कैश पे बैठता है, इसका मतलब कैशियर भी नहीं होगा। इसका मतलब है कोई अप्रूव डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। उस्ताद ये बंदा आया उधार मांग रहा है, नहीं दफा कर, इसकी शक्ल से चोर लग रहा है। उस्ताद ये बंदा उधार मांग रहा है, दे रहे यार, अपना शकील भाई है दे दो। तो इसका मतलब है कोई पॉलिसीज नहीं होंगी। तो इसका भी ऑडिट करना है या नहीं करना, कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होते, प्रोसीजर पॉलिसीज नहीं होती, इंटरनल कंट्रोल वीक। जिस दिन वो छुट्टी करेगा मालिक, बंदा कैट इज अवे माउस विल प्ले, क्लियर हो गया। तो जाहिर सिस्टम तो है नहीं, रिटर्न तो कुछ है ही नहीं। तो शकील की जगह खलील आएगा, उसको भी उधार देंगे। सर जी आपने कहा था शकील को, आपने कहा था खलील को उधार, और मैंने शकील कहा था। अच्छा सर जी गलती होगी, अंधा ख्याल रखेंगे, लेकिन बैड डेट तो होगी। तो इस तरह का मामला होते हैं। ऐं जी पढ़ते हैं, फीचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ ए, कौन से वाला, कुछ पढ़े होंगे कुछ नए होंगे, ठीक है। देयर इज ए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनर। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, जहां समझ नहीं आएगी बताता जाऊंगा। लेकिन जी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी किसकी, ओनर की, हमें पता है, ठीक है। इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, वर्किंग विदाउट एंड इंडिपेंडेंट दोज चार्ज विद गवर्नेंस आर रिटर्न कोड ऑफ, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। देयरफॉर एंट्री कंट्रोल इन्वायरमेंट जो है एंड रिस्क असेसमेंट विल डिपेंड ऑन, ये बैठ पता नहीं क्या लिखा हुआ, ये देख लीजिएगा गूगल में, विल डिपेंड ऑन इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द सच पर्सन। जो बंदे खड़े हैं बस उन्हीं पे डिपेंड करता है वो, क्योंकि वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, आगे उसको अच्छी टीम, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हायर लेवल मैनेजमेंट ओवरसाइट ड्यू टू क्लोज इन्वायरमेंट, सारे के सारे वही देख रहे हैं, हायर लेवल मैनेजमेंट वही है, मालिक है, दो तीन उसके जो है वो बेटे हैं, वही सर पे बैठे हुए हैं। या शेयर होल्डर हैं, छोटी एंटिटी है, 4 शेयर होल्डर हैं, चारों ही मालिक हैं, चारों ही बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। देयर मे नॉट बी फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू द सेल। का इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, पहले ऑर्डर बनेगा फिर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यहाँ पे ऐसा होगा नहीं होगा, बस आएगा बंदा यार दे दो बेच दो, ठीक है। ये ऐसी कंपनी भी हो सकती है जिसका 1-2 फ्लोर है, ठीक है, नीचे सेल होती है और शोरूम होता है, ऊपर सारी टीम बैठी होती है जो कि ये काम कर रहे होते हैं, और इधर ज्यादा नहीं होता, जितनी सेल होती है ऊपर वो भिजवा देते हैं, इतनी सेल हो गई और वो फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर ले। साथ एक रूम होता है, उसमें मालिक बैठा होता है। ऑथराइजेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू बाय द ओनर आर द की फीचर जो है, तो सारा ऑथराइज कौन करेगा और लोगों की परफॉर्मेंस का रिव्यू कौन करेगा, जो उसके सामने अच्छा बनेगा। क्लियर हो गया, आगे चलते। रिस्क प्रॉब्लम इन ऑडिट ऑफ द स्मॉल एंटिटी, मैनेजमेंट में लैक एक्सपर्टीज कौन से वाला, नेसेसरी टू कंट्रोल द एंटिटी। बाप दादा का बिजनेस था, वो आ गया, उसने सीएफओ रखा होगा, उसने मैनेजर अकाउंट्स रखा होगा, उसने जीएम रखा होगा, नहीं खुद ही होगा सारा कुछ। वो कहता है मुझे ज्यादा पता है बिजनेस का। हमें बहुत ज्यादा मसला आता है ऐसी जगहों को ऑडिट करने। एक वो समझना नहीं चाहते, दूसरा वो कहते हैं ऑडिट कर दो। जब ऑडिट करते हैं और कहते हैं ये पेपर मैंने नहीं, अच्छा खैर है करते पूरा ऑडिट गुजर जाता है, ठीक है। तो ये बंदे क्या हैं, उनके पास क्या है, उसके पास नॉलेज ही नहीं है। अगर सीएफओ रखेंगे तो अकाउंट का चीता होगा या नहीं, और जो खुद वो हिसाब किताब करना शुरू कर दे। अक्सर क्या होता है, खुद बैठा है, अकाउंट्स में मसला आया, भाई को बिठा दिया,
अब भाई जैसा है, क्योंकि वो भाई है, ठीक है, वो समझता है मैं तो मालिक हूं, मैं तो सारा कुछ हूं, ठीक है, और उसको ना IFRS का पता है, ना उसको टैक्स का पता है, उसको जो भी कहते हैं। अगले दिन एक मेरा हुआ एक, उससे मैं उससे कहा कि तुमने सेल्स टैक्स में पढ़ा होगा, एक होता है इनपुट, आप इनपुट फलां कंपनी को कहें, ठीक है, अब उसके जहन में क्या है कि टैक्स से जितने काम होते हैं वो पैसे दे के हो जाते हैं, कहते हैं यार 2-4 हजार रुपया दे के उनसे करवा लो। और मैं यार ये तुम्हारा सप्लायर है, उसने अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है, उससे कहो सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करे, क्योंकि वो रिटर्न फाइल करेगा, उसका आउटपुट होगा तो हमारा इनपुट। कहता यार कुछ पैसे दे के करवा दो, तो मैं इधर क्या करें, क्योंकि उसके पास क्या है, उसको मैं खोते को ये भी नहीं समझा पा रहा कि जनाब क्या करना है, करना क्या नहीं समझ आती। और वो वैसे जनाब वो डायरेक्टर फाइनेंस है वहां, मैनी कंट्रोल एक्टिविटी जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आर कॉस्टली और इम्प्रैक्टिकेबल। छोटी सी जगह है, कितने बंदे रखे, तो बंदे नहीं है तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं। आगे ग्रेटर पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवर राइड ऑफ, सर आपने कहा था किसी को उधार नहीं देना, और यार शकील भाई है, मैं जो कह रहा हूं दे दे उधार, बस दे दे, ओवर राइड ऑफ कंट्रोल। ओके आगे चलते। एडुकेट ऑडिट ट्रेल ऑफ द ट्रांजैक्शन में नॉट बी available, there may be lack of documentary evidence of how system are operating and how control are being, कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बनता, बस ठीक है वो कह देता है सेल हो जाती, वो कह देता है परचेज हो जाती है, वो कह देता है बैड डेट हो जाती। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑन ऑडिट अप्रोच, ऑडिटर रेयरली यूज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक ड्यू टू सिस्टम ही नहीं है, कहाँ पे करें, उसे कहते हैं एक्सेल में सेल दे दो, वो आप इतनी सारी आके आपके सामने जो है वो वाउचर, वो जो एक स्टेशनरी वाला, उसको कहेंगे सेल कितनी हुई, तो आपके सामने क्या रखेगा, वो बुक्स रखेगा ना, आप लगा लें उस पर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, लग गई। नहीं जी, ऑडिटर शैल प्लेस कौन से वाला, लेस रिलायंस ऑन कंट्रोल एंड इंक्रीज कौन से वाला, तो फिर सारे के सारे अब खुद टेस्टिंग करेंगे ना, कोई कंट्रोल नहीं है और जो है एक्सेल पे कोई डाटा नहीं है, सॉफ्टवेयर में नहीं है। ले जी हमारा आखिरी टॉपिक, और वो कौन से वाले हैं, कौन कौन से ऑडिट लेटर लिखे जाते हैं। अच्छा ऐसे थोड़े इधर नहीं देखते, हम वैसे याद करते हैं, क्योंकि हमें कितने याद आते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लिखते हैं, ऐसा है। ले जी दूसरा जो हम लेटर लिखते हैं वो हम लिखते, पहला तो प्रोफेशनल क्लियरेंस है, दूसरा हम कहते हैं उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तीसरा हम एंगेजमेंट लेटर लिखते हैं कि जनाब आए फिर। एक तो एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, और दूसरा जिसमें कॉन्सेंट वगैरह देते हैं, हमने आपका वो करना ऑडिट, ठीक है, और तीसरा जो होता है हम उसे कहते हैं आ जाए भाईजान, ठीक है, बैठते हैं, तय करते हैं, ताकि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। ये क्लियर हो गया। एंड पे हम मैनेजमेंट से कहते हैं भाई आप इंश्योर करो कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, और काफी सारी चीजें हैं जिनमें जजमेंट इन्वॉल्व होती है, हम फ्यूचर में ये करेंगे। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, और एक लेटर होता है कौन से वाला, वीकनेस, लेटर ऑफ वीकनेस, जिसको एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन है वो उनसे लेते हैं, और एक लेटर ऑफ वीकनेस है वो हम लिख के देते हैं। हम पढ़ते हैं, कोई एक आदमी सिंह हो गया तो चलो देख लेते हैं। पहला कौन से वाला, प्रोफेशनल करेंस, कौन लिखता है, किसको लिखता है, कब, बिफोर एक्सेप्टेंस, हम उसकी वो कर रहे हैं, टू डिस्कस दैट एनी प्रोफेशनल रीजन बिकॉज ऑफ विच जजमेंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। फिर कौन से वाला, एंगेजमेंट लेटर, कौन लिखता है, ऑडिटर, किसको, कब, क्या है इसमें, एक्सेप्टेंस और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ा था कहीं पे। ओके आगे चलते हैं। फिर कौन से वाला, कंफर्मेशन लेटर, ये कौन से वाला लिखता है, ऑडिटर, हम भूल गए थे, किसको, एक्सटर्नल पार्टीज को, 4-5 को, डेटर को, क्रेडिटर को, बैंक्स को। हाँ इसके बारे में अब हमें याद आ गया, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने तो इसका। लें जी, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी फॉर, ओके ये वाली बात। फिर कौन से वाला, रिप्रेजेंटेशन लेटर, कौन लिखती है, मैनेजमेंट, किसको, कब, नियर द एंड, बिल्कुल एंड पे आके हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। रिमाइंड द मैनेजमेंट अबाउट देयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर कंप्लीशन ऑफ एविडेंस। फॉर कंप्लीशन ऑफ एविडेंस से क्या मुराद है, जो जजमेंट होते हैं, हम ये काम करेंगे, जैसे वो था रिकॉग्निशन था ना कि फ्यूचर में उसकी इंटेंशन भी, अब इंटेंशन तो अल्लाह का जानता है, लेकिन उससे फिर ले लें कि हमारी इंटेंशन, ये एविडेंस के लिए भी लिखते हैं, कुछ अन्य चीजों के एविडेंस भी होते हैं। आगे चलते हैं। फिर कौन से वाली,
ऑडिट रिपोर्ट कौन लिखता है? किसको? मैनेजमेंट को नहीं, मेंबर्स को। ये अल्लाह के बंदे, दो चार्ज विद गवर्नेंस और मेंबर्स को, ठीक है? नहीं जी, एट द एंड ऑफ द ऑडिट प्रोवाइड कौन से वाला? ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? मेंबर्स, दो चार्ज विद गवर्नेंस, उनको लिखता है, अगर मेंबर थोड़े से वही है। मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ कौन से वाला? वीकनेस, ऑडिटर लिखता है, किसको? मैनेजमेंट को। कब? आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। इसका सीक्वेंस समझे। डिस्कस इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी देयर, ये अभी तो पढ़ा है। डेफिशिएंसी, उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, और रिकमेंडेशन। क्लियर हो गया बेटा? ले जी, क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट द डिफरेंशिएट बिटवीन एंगेजमेंट लेटर एंड प्रोफेशनल। 3 मार्क्स का है, आई कैप ने पूछा है 2002 में, हो जाएगा। पीछे चलते हैं जी, क्वेश्चन हमारा एक था। ले जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट 15, list the internal control of a small printing company with office equipment, motor vehicle and plant and machinery जो है should have in place, ठीक है? इसके इंटरनल कंट्रोल जरा बता दे, सिंपल से, छोटे से, लंबी लंबी ना कीजिएगा, क्योंकि वो खुद बता रहा है कौन से वाली है, स्मॉल प्रिंटिंग कंपनी है। और किसके बारे में बताने हैं? और प्लांट एंड मशीनरी, तो कौन से वाले, ठीक है? जहन में रखिएगा, कोई बड़ी लंबी ना कीजिएगा, क्योंकि उसने जहन में कहां से इस्तेमाल किया, स्मॉल प्रिंटिंग कंपनी। लेकिन आने कौन से वाले कंट्रोल है? कंसर्न नॉन करंट ऐसे, शाबाश, ये वाली मैं बात पुकार रहा। और क्या लिखने हैं? इंटरनल कंट्रोल्स, एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव या टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज या टेस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या लिखने हैं? कंट्रोल से क्या मुराद है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो उनको चेक कर रहे हैं। एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज आर द इंटरनल कंट्रोल्स। ऑब्जेक्टिव, हमने ये करना है, कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल या एक्टिविटीज। टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो उनको चेक करना है ना। क्लियर हो गया? तो कहते हैं इंटरनल कंट्रोल बताएं, इंटरनल कंट्रोल बताएं, यानी एक्टिविटीज बताएं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात नहीं कर, फर्क नहीं समझे? ऑब्जेक्टिव, चोरी ना हो, ऑब्जेक्टिव चोरी ना हो कैश। कंट्रोल एक्टिविटी या इंटरनल कंट्रोल, क्या लगाएंगे? इंटरनल कंट्रोल एंटिटी लगाती है। इंटरनल कंट्रोल कौन मैनेज करता है? एंटिटी। कौन डिजाइन करता है? एंटिटी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कौन करता है? ऑडिटर। फर्क समझे? चोरी ना हो ऑब्जेक्टिव है, कैमरा लगा दें, लॉक लगा दें, ये कंट्रोल एक्टिविटी है। चेक करना लॉक लगा हुआ है या कैमरा लगा हुआ है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। फर्क समझे? क्लियर हो गया बेटा? तो फर्क समझे, आगे चल ले जी। क्या रिक्वायरमेंट है अगले क्वेश्चन की? और लंबा क्वेश्चन है, लग रहा है कि ये केस स्टडी है। आइडेंटिफाई 6 स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? तो अब वीकनेस नहीं, हमेशा वीकनेस होता है। जल्दी से पढ़ना शुरू कर देंगे, वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, रिक्वायरमेंट पे पहुंचेंगे, क्या होगा? स्ट्रेंथ इन कंट्रोल सिस्टम, करंट, नॉन करंट एसेट में, और कौन से वाले? क्यों ये जो है कंट्रोल रिस्क को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। एंजी पढ़ते, लिथियम कंपनी is a large engineering company with 10 manufacturing units throughout the, अच्छा हमने स्ट्रेंथ देखनी है या वीकनेस? भाई ये ख्याल रखिएगा, हाँ ठीक है। हमारी तो ऑडिटर है, कीड़े आदत है कीड़े निकालने वाली, तो हमने तो ठीक है, विच इज लोकेटेड इन कंट्री, बहुत सारी जगहों पे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैपिटल इंटेंसिव, इसका मतलब है लेबर कम होती है और मशीनरी ज्यादा होती है। ओके, समझ आ गया। And company holds a wide variety of plant and equipment। आगे चलते हैं। Finance director is responsible for the preparation of detailed non-current budget annually। ये पहले है बजट बनाते हैं। जितने भी कंपनीज होती हैं वो पहले बजट बनाती है, उसके बाद गवर्नमेंट तो खास तौर पर बजट हो तो जो चीज जरूरत ना हो वो भी खरीद लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर इससे बड़ी हमें कोई वीकनेस स्ट्रेंथ मिली तो हम उधर चले जाएंगे, फिर इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन ये स्ट्रेंथ है, बजट बनाना और उसके मुताबिक खर्चा करना। ओके, विच इज बेस्ड ऑन 5-year बजट अप्रूव्ड बाय द होल बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर, एक और स्ट्रेंथ है। बजट ऐसे अप्रूव नहीं होता, बल्कि क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं। आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑडिट, एक और स्ट्रेंथ है। अब इस सारे को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, कि बजट बनाते हैं और उसको अप्रूव किया जाता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, ऑडिट कमेटी से भी और किससे, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। ओके, दिस एनुअल बजट विच इज आल्सो अप्रूव्ड बाय फुल बोर्ड। अच्छा, तीसरा ये है, फुल बोर्ड भी अप्रूव करता है। पहला उसने क्या कहा, होल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अच्छा फुल बोर्ड, ठीक है, ओके, एक ही बात है। इज जो है हेल्ड ऑन कंप्यूटर फाइल्ड एंड इज अथॉरिटी फॉर द यूज, कौन से वाला, ठीक है, एंड इज द अथॉरिटी फॉर, अगर आपने कोई परचेज ऑर्डर देना है तो इसी बजट में से देंगे। तो यस, परचेज ऑर्डर भी बनता है, तो ये फाइल उनके पास पड़ी होती है, वो देखते हैं यार बजट है तो खरीदें और ना खरीदें, ये टोटल को मिला के एक आदम बना सकता है। व्हेन द आइटम ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डिलीवर, आ गया भाई, टू द कंपनी, a pre-number good receipt note is prepared, अच्छी बात है, ठीक है, good receipt note prepare, copy of which is sent to the accounting department, उधर ही जानी चाहिए थी, accounting department, yes जानी चाहिए थी, अच्छी बात है, and used to update the non current asset budget to reflect the, एक और आ गई, पहला जो आते हैं उसका गुड रिसीट नोट बनता है, दूसरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को फौरन भेजते हैं और कहते हैं कि भाईजान जो बजट हमारा 5 लाख बच गया है उसमें से 3 लाख का मजीद सामान आ गया है, पीछे 2 लाख रह गया, ताकि बजट से ना निकले। ये भी अच्छी स्ट्रेंथ है, अच्छी स्ट्रेंथ है। आगे चलते हैं। इक्विपमेंट इज केयरफुली इंस्पेक्टेड बाय द प्रोडक्शन पर्सनल एंड टेस्टेड फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन, ये भी अच्छा बात है, जो इक्विपमेंट आ गया उसको देख रहे हैं अच्छा है या नहीं। An operational certificate is prepared by the production department and is used by the accounting department together with GRN to check against the purchase invoice which is, एक और कंट्रोल है कि भाई जो चीज आई वो उसी स्पेसिफिकेशन की थी जो हमने मंगवाई थी। परचेज इनवाइस, गुड रिसीट नोट और ये सर्टिफिकेट कि वो सही काम भी करती है या नहीं, इकट्ठे किया जाता है, एक और कंट्रोल है, अच्छी बात। At the same time, as purchase invoice enters in the purchasing system, computerized non-current asset register is, अब एक और कंट्रोल है, कंप्यूटराइज्ड है नॉन करंट, जैसे परचेज इनवाइस एंटर करेंगे इसका मतलब माल आ गया, इसका मतलब गुड रिसीट नोट बन गया, इसका मतलब है वो टेस्ट भी हो गया, वो टेस्ट भी हो गया, उसमें सर्टिफिकेट भी बन गया, तभी जो है वो किस में अपडेट किया जाता है, जो है फिक्स एसेट रजिस्टर में। एक्सेस टू नॉन current asset register, fixed asset register is restricted to the personnel in the accounting department, तो यानी जो है रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है, कोई और अपडेट एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकता, एक और बात है। On a rolling basis throughout the year, non-current asset register is compared to the plant and machinery on the site by the accounting department personnel, क्या बात है, कुछ अरसे बाद वो उस फाइल को उठाते हैं, नॉन करंट एसेट रजिस्टर को या फिक्स एसेट रजिस्टर की फाइल को उठाते हैं और एक्चुअली जाके चेक करते हैं जितने हमारे पास लिखे हैं उतने भी मौजूद हैं या नहीं, यूजिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर इन द रजिस्टर एंड परमानेंटली मार्क्ड ऑन ईच आइटम इन द फैक्ट्री। एक और बात है, जो गिने जाते हैं उनको क्या कर लेते हैं, उन पे लिख लेते हैं 26/2/2020 को इसकी हमने चेकिंग कर ली है, ताकि पता भी चलता रहे कब कब इसकी चेकिंग हुई है और कोई आइटम 2 दफा चेक ना हो। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट एडवांटेजेस हम पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस। एनजी क्वेश्चन, ऑडिटर 17, ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट देयर, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस to the auditor of narrative notes and internal control questionnaire as the method of, कौन से वाला, डॉक्यूमेंट सिस्टम, ऊपर पढ़ लेते, वैसे में पता चल रहा है क्या पूछ रहा है। ऑडिटर रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल। देयर आर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल फॉर रिकॉर्डिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, 3 है। 2 ऑफ दीज आर, कौन से वाला, नैरेटिव नोट्स पहले वाला एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर दूसरे वाला। वो क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्क्राइब, क्या आप डिस्क्राइब करें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द ऑडिटर, किसके, नैरेटिव नोट्स एंड
इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों का अलग अलग लिखेंगे। कितने मार्क्स हैं? 6। 3 होंगे नैरेटिव कंट्रोल के और 3 मार्क्स किसके होंगे? कब आया है ACCA, कब आया है F8? जून 11 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 3 method by which your firm may record the internal control system of the client। बताएं कौन कौन से? पता है ना? अच्छा ये बताएं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखेंगे या पहली पहली वाली जो उसकी डेफिनेशन वगैरह टाइप थी, डेफिनेशन लिखेंगे? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं लिखेंगे। 3 मार्क्स। एक्सप्लेन हाउ एन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर differ in nature and design from internal control evaluation। कौन से वाला क्वेश्चन? 6 मार्क्स हैं, बताएं, जल्दी से बताएं। ठीक है, कौन से वाला? ये ऊपर वाला सारा लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। और कौन से वाला? ये वाला लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आप चाहें तो दरमियान में लकीर लगा के उसको लिखें और उसको उधर कंपेयर कर ले कि इसमें ये पूछते हैं, एग्जांपल लिख ले, इसमें ये पूछते हैं। तो आपको 6 मार्क्स के लिए यकीनन यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा, ठीक है, दरमियान वाला बॉक्स स्किप कर सकते हैं और ये वाला भी सारा आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन steps necessary to check the accuracy of previous year internal control questionnaire। बताएं क्या करें? 4-5 स्टेप हैं, जरा जल्दी से पढ़ें बेटा। 5-6 स्टेप्स हैं, जल्दी से पढ़ें। नंबर 1, ताकि अभी याद हो जाए ना हमें। ठीक है, ये आई कैप ने भी इसको लिखा हुआ है अपने पास और ACCA में भी आया हुआ है। जरा बताएं, पिछले साल की लिस्ट लें, उसको चेक करें। ठीक है, कि जो पिछले दफ़ा हमने आपकी डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की थी, क्या वो करेक्ट हो गई है या नहीं। फिर कौन से वाला है? ठीक है, उनके सिस्टम डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा देख लें, अगर कोई नई बात आई तो उधर से भी पता चल जाएगा। फिर कौन से वाला क्या करें? वॉक थ्रू टेस्ट करें। उसके बाद जो भी आपको फाइंडिंग्स मिली इनको क्या कर लें? अपडेट कर लें। उसकी बेस पे अब जो है क्या करें, जो ICQ बेस की बेस पे आप उनसे क्वेश्चन आंसर लें और उससे असेस करें कि कंट्रोल रिस्क कम है या कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। आगे चलते हैं। ले जी, ड्यूरिंग द एक्सटर्नल ऑडिट 20, क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग द एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ B Limited, it was discovered that on number of occasion adjustment were made by the payroll clerk to a standing data relating to कौन से वाला? Imply on कौन से वाला? payroll system on oral authority of the human resource manager। वो कह देता है HR वाला, और आगे जो पेरोल वाला, यार फलां बंदे को ऐड कर दे, उसने कर दिया, फलां बंदे को निकाल दे, वो चला गया है, उसको क्या कर देता है? उनकी ओरल अथॉरिटी पे क्या कर देता है? वो चेंज कर देता है। आउटलाइन द पॉसिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी एंड प्रोवाइड कौन से वाला? बताएं क्या मसला हो सकता है? क्या हो सकता है? सबसे पहले डेफिशिएंसी क्या है? इसको दोबारा से पढ़ें, दोबारा से पढ़ें। ड्यूरिंग द ऑडिट, ओके, नंबर ऑफ ओकेजन, बहुत सारा एडजस्टमेंट वार मेड, किसकी? पेरोल। किस में? इंप्लाइज के डाटा में, ऑन पेरोल सिस्टम। क्लियर हो गया? किस बेस पे? रिटर्न अथॉरिटी नहीं है, कल को से पूछेंगे तो मुकर जाएगा, मैंने कब कहा था इसको। ये तरीका होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि एक हमारा दोस्त था, बैंक में काम करता था, मैं आपको एक नसीहत भी दे रहा हूं। उसने कहा कल मेरे, यूजुअली बैंकिंग सिस्टम में ईमेल करते हैं जो भी बात, कल मेरे कुछ दोस्त आएंगे, तुमने उनका ख्याल रखना है, बड़ी पार्टी है, ठीक है, हमारे बैंक को बड़ा फायदा देंगे और मेरे दोस्त भी हैं, मेरे जानने वाले भी हैं, तो तुमने ख्याल रखना। तो अब अगर कोई ऐसी वैसी बात हो, अब वो क्रेडिट कंट्रोल का इंचार्ज था, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो तुमने मुझे बताए बगैर उनको ओके कर देना, कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से ओके है। तो ठीक है सर। वो आए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, फिर भी उसने लोन अप्रूव कर दिया।
या कोई चेक था जिसके कोई प्रॉब्लम था, फिर भी उसने पेमेंट कर दी, वो मिलियंस में थे। अब बॉस ने जो कहा है उसने कर दिया, बाद में इंक्वायरी हुई, या तो वो बैड डेट हो गया, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, या फिर वो जो चेक था, ठीक है, वो सही नहीं था, उसके साइन चेक नहीं किया, जो भी था, मुझे उस तरह से याद नहीं है, बट जो भी गड़बड़, अगर वैसे कोई प्रॉब्लम होता तो वो कह देता। अब वो बॉस के मेहमान थे, बड़ी पार्टी थी, बॉस ने कहा हुआ था अगर कुछ होना है तो खैर है, कोई मसला नहीं, तुम कर ले। उसमें इंक्वायरी हुई तो बॉस ने कहा यार मेरे मेहमान तो मेरे कमरे में आते, इसके पास क्या लेने गए। दूसरा, मैंने इसे कब कहा था, और मैं इसको कह दूंगा कि लगा दूं तो आग लगा लेगा, ये कह के बॉस तो हो गया साइड पे, और उसको उन्होंने जॉब से निकाल दिया, और उसको प्रोविडेंट फंड ये वो सारा कुछ क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर कोई आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहे ये काम कर दो, तो ना हाँ करें ना ना कहें, उन्हें कहें सर क्या कर दे, मुझे लिख के दे दे, मैं कर देता। इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट में था मैं, ठीक है, तो कुछ रोला था, मैंने वो फाइल रोक ली, मैंने नहीं पेमेंट नहीं होगी। अब वो कज़न था हमारे जो सीनियर कह लें या एडिशनल सेक्रेटरी साहब के, वो कज़न थे, मुझे कहे पेमेंट कर दे। मैं सर ये डेफिशिएंसीज है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। कर दो यार, अपना बंदा है। मैं सर आप लिख के दे दें, मैं कर देता हूँ, दैट्स इट, मैं तो आपको ना नहीं कहता, मैं क्यों लिखूँ, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, मेरी जॉब के मुताबिक उसका पेमेंट नहीं बनती, उसने सामान पूरा नहीं दिया, या उसमें डेफिशिएंसी थी, या जो भी था सब स्टैंडर्ड था, या जो भी था, ठीक है। तो मैंने कहा सर आप लिख के दे दे कि सारी डेफिशिएंसी से जाद की है, इसके बावजूद मैं कहता हूं पेमेंट कर दे, मेरी जरूरत है, आप मेरे सीनियर हैं, मैं करवा दूंगा, मैं क्यों लिख के दूं। तो सिंपल बात है, सर जी मेरे मुताबिक नहीं बनती। तो कुल मिला के बात ये है कि जो भी हो वो क्या हो, रिटर्न आइंदा उनसे कहें, रिकमेंडेशन अब आपको देने लगा। पहला क्या है, अनअर्थराइज चेंजेस होंगी, किसी को ज्यादा चली जाएगी, किसी को कम चली जाएगी, ये तो डेफिशिएंसी और आगे उसके इम्पैक्ट पता चले। रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए, जो भी चेंजेस हों वो किस बेस पे होनी चाहिए, रिटर्न बेसिस पे, रिटर्न बेसिस पे करे, रिकमेंडेशन हो, प्रॉपर अथॉरिटी रिकमेंड करे, उसको फिर दे। ऐसे ओरल थोड़ी ना होती है। क्लियर हो गया, चलिए ये चैप्टर हमारा कल हर लिहाज से कंप्लीट हो गया, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चले हो गया, जज़ाक।